अगर किसी बच्चे ने अभी तक भी ऐसा लगता नहीं कि सर बहुत ज्यादा डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, सब भूलते जा रहे हैं, सर हमें याद ही नहीं हो पा रही चीजें, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट हमें पता ही नहीं कौन सा भूल गए कौन सा रह गया, सारे कॉन्सेप्ट सारी चीजें तुम्हारी इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें कंप्लीट कर रहा हूं, वो भी छोटे से टाइम के अंदर। वेलोसिटी का रेशियो लिखोगे तो ध्यान रखना वेलोसिटी वो वाली लिखनी है पहले जहां से लाइट आई, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो लिखोगे तो जहां लाइट गई वो लिखना। ये फॉर्मूला है तो रे डायग्राम में ला सकता था, पर मैं खुद क्यों बना रहा हूं, क्योंकि इसका रीजन है भाई तुम्हें मेरे साथ बनाना आना चाहिए, तो सब मेरे साथ बैठ के बनाओ, पॉज करो वीडियो बनाओ। कभी कभी तुम्हारी न्यूट्रल और लाइव वायर आपस में मिल जाए तो बहुत सारा करंट एकदम से फ्लो हो जाता है, क्योंकि करंट हमेशा कम रेजिस्टेंस के रास्ते से फ्लो होना चाहता है। रिलैक्स करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या होती है, तुम्हारे दिमाग को सेटिस्फेक्शन मिलना कि तुमने सब पढ़ लिया, वो सब पढ़ लिया है वाली फीलिंग तुम्हें ये वीडियो देगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने सारी चीजें इंक्लूड कर दी हैं। तो अब तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट भी ना कि ये वाला टॉपिक पढ़ा नहीं पढ़ा, चेक करो, हाँ ये पढ़ लिया। हर साल एग्जाम का एंड टाइम आते आते ना हर बच्चे ये सेम मिस्टेक रिपीट कर रहा होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इतना सारा सिलेबस है, इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, इतना ज्यादा होचपोच हो गया है ना, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो जो तुमने पढ़ा हुआ है ना वो भी तुम भूलते जाते हो एंड टाइम आते आते। तुम लोगों के साथ ये गलती मैं नहीं होने दूंगा। तो मेरा नाम है अक्षय त्यागी और आज मैं तुम लोगों को इस वीडियो में सिर्फ कंप्लीट फिजिक्स नहीं, वो सारी चीजें भी देने वाला हूं जो तुम्हें एग्जाम में जब बैठोगे ना तो तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुमने पहले देखी नहीं है। हर एक चीज तुम्हें वो मिलेगी एग्जाम के अंदर जो मैं तुम्हें यहां पढ़ाने वाला हूं। अगर किसी बच्चे ने अभी तक भी ऐसा लगता नहीं कि सर बहुत ज्यादा डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, सब भूलते जा रहे हैं, सर हमें याद ही नहीं हो पा रही चीजें, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट हमें पता ही नहीं कौन सा भूल गए कौन सा रह गया, सारे कॉन्सेप्ट सारी चीजें तुम्हारी इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें कंप्लीट कर रहा हूं, वो भी छोटे से टाइम के अंदर, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अगर तुमने इस वीडियो को खुद से बैठ के पॉज कर करके देखते रहना, आई गारंटी यू कि तुम कुछ ना कुछ उखाड़ दोगे भाई, पक्का अच्छे नंबर ले आओगे, गारंटी। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो के अंदर हम लाइट चैप्टर पढ़ाने वाले, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूमन आई, मैग्नेटिक इफेक्ट, चारों चैप्टर खत्म करने वाले एक एक करके। तो शुरुआत, सबसे पहले जब तुम लाइट चैप्टर पढ़ते हो सबसे पहली चीज तुम्हारी नजरों के सामने क्या आती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या, लाइट कहीं भी जाती टकरा के सेम एंगल पर वापस चली जाती, इसी को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोला गया। पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं। आने वाली लाइट रे को इंसिडेंट बोलते हैं, जाने वाली को रिफ्लेक्टेड और बीच वाली को नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई करती हैं। ठीक है, इसके बाद अच्छा ये नोट्स भी तुम्हें मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना। ये नोट्स तुम्हें देखो हैंड रिटन नोट्स लेके आए सारे, इस पे स्कैन करना, यहां तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, टेंशन मत लेना। ठीक है, क्योंकि इतने प्यारे नोट्स बनाए ना, तुम इनसे बैठ के पढ़ लोगे ना तुम्हें लगेगा तुम्हारे खुद के ही नोट्स हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बनाए कि एक भाई अपने छोटे भाइयों को किस तरह के नोट्स प्रोवाइड करता है वही दिए, और तुम्हारे साथ एग्जाम के लास्ट टाइम तक रहूंगा मैं। मैंने आई थिंक बहुत पहले जो मैं बच्चे उड़ान में मेरे से पढ़े थे ना, उन लोगों को मैंने ये बात बोली थी। ठीक है, चलो भाई, इसके बाद स्फेरिकल मिरर, सबसे रिफ्लेक्शन जैसे ही खत्म होता है, रिफ्लेक्शन के बाद तुरंत हम पढ़ने स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर्स। ऐसे मान के चलो एक ग्लास था, कांच का गोला है ना, उस पर बाहर से ऐसे पेंट किया, उसे यहां से काट दिया, तो ये बना तुम्हारा गुफा की तरह कॉनकेव मिरर। ठीक है, और ये तुम्हारा अंदर से पेंट कर दिया तो ये बना तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अगर इस पे लाइट तुम भेजोगे, सीधी भेजोगे, तो लाइट हमेशा क्या होगी, कन्वर्ज होगी, इसलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। और लाइट अगर तुम कभी इस पे भेजोगे तो लाइट डाइवर्ज होती है, इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। मैंने ऑलरेडी यहां लिखा हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस कर्व का, इस सर्कल का सेंटर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब जब भी लाइट जाती टकरा के एक पॉइंट से पास करती, इस पॉइंट का नाम रखा गया फोकस। ये फोकस आधा होता है इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके अंदर भाई पोल, इसके अंदर देखो सारी चीजें, कोई भी मिरर है, इस मिरर के अंदर इस पॉइंट को बोलते हैं पोल, इसको बोलते हैं फोकस, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो पोल की डेफिनेशन लिखी हुई भाई, सेंटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिरर की। ठीक है, इसके बाद हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, उस स्फीयर का जो गोल था उसका सेंटर की बात हो रही है। डेफिनेशन मैंने सारी लिख दी, यहाँ पे तुम्हारे सारी काम आने वाली है। ये डेफिनेशंस तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो थ्योरी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तो मैं सारी थ्योरियां लिख दी मैंने। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, वाली लाइन जो सी और पी को जोड़ रही है, यही तो प्रिंसिपल एक्सिस है। लाइट गई पैरेलल फोकस से जाएगी, और लाइट गई पैरेलल तो क्या वापस चली जाएगी। देखो ये कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव। अगर लाइट को तुम फोकस से भेज दोगे तो लाइट पैरेलल चली जाती है, दूसरा रूल है। अगर लाइट को तुम कर्वेचर से भेजते हो तो सीधी वापस चली जाती है, तीसरा रूल है। और एक चौथा भी है, अगर लाइट को तुम कभी इस एंगल पे भेजोगे तो वो सेम एंगल बनाती है, वापस चली जाती है। ये चार रूल यूज करके तुम कोई भी रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। रे डायग्राम देखो मैं चाहता पहले से ड्रॉ करके ले आता, पर मैं नहीं लाया, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम लोग मेरे साथ सीखो रे डायग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट जब सबसे पीछे रखा होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, सबसे पीछे, बियॉन्ड कर्वेचर, तो लाइट रेज भेजो पैरेलल, कहां जाएगी भाई, फोकस से। लाइट रेज भेजो फोकस से, कहां जाएगी भाई, पैरेलल। तो देखो कहां बनी इमेज, इमेज बनी बिटवीन सी एंड एफ, छोटी बनी है ना। इमेज कैसी बनी, छोटी, डिमिनिश्ड बन रही है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बन रही है, ऐसा मान लो, उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, और रियल बन रही है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट तुम्हें पता होने चाहिए। बिटवीन सी एंड एफ बन रही है। अब अगली अगर मैं बात करूं इसकी, आ जाओ, अब ऑब्जेक्ट को तुम थोड़ा आगे लेके आए, हल्का सा आगे, कहां ले, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भेजो लाइट रेज पैरेलल, कहां जाएगी भैया, फोकस से, है ना, भेजो फोकस से, कहां जाएगी भैया, पैरेलल।
तो तुम देख रहे हो कहां बन रही है इमेज, इमेज एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे बन रही है और पिछली बारी से बड़ी होगी इमेज, है ना। जैसे जैसे तुम ऑब्जेक्ट को आगे लेके जा रहे हो इमेज पीछे हो रही है और बड़ी होती जा रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट था तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन गई, उल्टी बनी, इन्वर्टेड बनी, रियल बनी, एट सेम पोजीशन बनी। ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे ले जाओ, इन दोनों केसेस को ध्यान से देखो, यहां ऑब्जेक्ट पीछे था, इमेज बीच में, यहां ऑब्जेक्ट बीच में, तो इमेज देखो पीछे बनेगी अपने आप। भेजी लाइट रेज फोकस से, भेजी लाइट रेज फोकस से, देखो कहां बन रही इमेज, इमेज बन गई इस बार बियॉन्ड सी। क्या एग्जैक्टली सेम है, यहां ऑब्जेक्ट बड़ा था, यहां इमेज बड़ी है, यहां ऑब्जेक्ट पीछे था, यहां इमेज पीछे है, यहां इमेज बीच में थी, यहां ऑब्जेक्ट बीच में। रियल इन्वर्टेड लार्जर देन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ठीक है। देखो भैया आगे 1 2 3 एंड को देखो। रे डायग्राम्स इसलिए सीखने जरूरी कि जिन बच्चों को रे डायग्राम्स आ गए ना उनके न्यूमेरिकल आधे वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग में आइडिया आ गया ना कि ये वाले मिरर की बात हो रही है, ठीक है। अगली बात करते हैं, देखो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है भैया, पैरेलल गई लाइट है तो कहां जानी चाहिए, फोकस से भाई। यहां से भेज दो तो इक्वल एंगल पे जानी चाहिए, ये भी। तो तुम देख लो लगभग ये पैरेलल लाइट है, पैरेलल नहीं दिख रही तुम्हें, लगभग पैरेलल दिख रही है, एग्जैक्टली पैरेलल नहीं होती बट लगभग पैरेलल। तो कहां मिलेगी जाके, इन्फिनिटी पर, तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज इन्फिनिटी पर है, और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज फोकस पर बनेगी। ये अगला केस देखो, ऑब्जेक्ट अगर तुम इन्फिनिटी पे ले लो, लाइट रेस पैरेलल आ रही इन्फिनिटी, तो कहां मिलेगी, फोकस पर, तो इस बार इमेज बन जाएगी फोकस पर, पॉइंट ऑब्जेक्ट बन, ठीक है। रियल इन्वर्टेड वेरी लार्ज, ध्यान रखना यहां बहुत ज्यादा छोटी। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, इसको इसलिए मैंने एक्सेप्शन अलग से दिया है, ये तुम्हें सीखना जरूर आना चाहिए, ये जिस बच्चे को नहीं आया बस गड़बड़ है, ठीक है। ये वो केस है जब ऑब्जेक्ट रखा है फोकस और पोल के बीच में। तुम देख रहे हो इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं सब चीजें बहुत शॉर्ट में कराऊंगा, पर मैं इनको कितने डिटेल में करा रहा हूं, तुम्हें भी करना है, ठीक है। अगर तुमने पॉज कर करके ये वीडियो मेरे साथ कर लेना तो मैं एक्चुअल में फिजिक्स में कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखो लाइट गई पैरेलल, कहां जाएगी, फोकस से भाई। लाइट आई यहां से, सेम एंगल बनाती जाएगी, देखो ये लाइट पीछे जा रही है, कभी मिल सकती है पीछे, तो इन्हें पीछे बढ़ा के देखा गया, तो देखो यहां बन गई वेरी इनलार्ज्ड, बहुत बड़ी इमेज। मैंने लिखा भी है, इमेज फॉर्म्ड कैसी, वर्चुअल बनी है, सीधी बन रही है, इरेक्ट बन रही है, बियॉन्ड बिहाइंड द मिरर बन रही है ना। कॉनकेव मिरर इज द ओनली मिरर जो इमेज, ध्यान सुनो, जो इमेज तुम्हारी कैसी बना सकता है, इमेज तुम्हारी बना सकता है वर्चुअल भी और इनलार्ज्ड भी। अब जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे सर प्लेन मिरर की अगर बात करें, प्लेन मिरर यहां बीच में लिख देता हूं, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की बात करें तो जो प्लेन मिरर होता है ना तुम्हारा, लेट्स से ऑब्जेक्ट यहां पे तुम्हारा इस जगह, तो ये इमेज भी इतनी दूर बना देता है, इमेज भी इतनी दूर बनाता है, सीधी बनाता है, सेम साइज की बनाता है, सेम डिस्टेंस पर, सेम साइज और सेम डिस्टेंस पर बनाता है ना। वर्चुअल बनाता है भाई, वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। तो ये वाला केस और ये वाला केस लगभग सेम है, बस यहां पे वर्चुअल इमेज इनलार्ज्ड बन रही, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसकी लाइट रेज भी तुम्हें बनानी आनी चाहिए भैया ना, इसकी लाइट रेज भी तुम्हें बनानी चाहिए प्लेन मिरर, ठीक है। आगे आ जाओ, इसके बाद आया कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो, लाइट भेजी पैरेलल, जानी कहां से चाहिए थी, फोकस से, पर क्या जा पाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी ना, चली गई, ठीक है। अगली कहां जानी चाहिए, कर्वेचर से, पर क्या जाएगी नहीं, वापस चली जाएगी। तो देखो इमेज कहां बन रही है, बिटवीन एफ एंड मिरर, वर्चुअल बन रही, देखो सीधी है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट, बट डिफरेंस किसका है, छोटी है। ये वही मिरर है जो कार के साइड में होता है, तुम्हारे कार का साइड रियर व्यू मिरर है ना, ये रहा। इस केस में आ जाओ, कहीं भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी पे कहीं भी है भाई, जाना चाहिए फोकस से, पर क्या जा पाएगी, ऐसे पीछे चली जाएगी, तो इमेज कहां बन जाती है, फोकस पर। ये रहा भाई, इसके आगे आ जाओ भाई। इसके बाद क्या उनके मिरर के यूज तुम्हें पता है कि भाई डेंटिस्ट यूज करता है कैविटी देखने के लिए माउथ में, कौन से वाले केस से, वही एक्सेप्शनल वाला केस काम आता है यहाँ पे। मिरर को बिल्कुल दांत के इतना पास ले जाता है कि वो फोकस और पोल के बीच में आता होगा, इसकी वजह से, ठीक है, पहला केस। दूसरा, टॉर्च में यूज किया जाता है। देखो टॉर्च में कैसे होता है, यहां बल्ब लगा होता है और यहां एक रिफ्लेक्टर मिरर लगा है, तो बल्ब इस तरह से लाइट भेजता है कि बल्ब को फोकस पे रखते हैं, तो फोकस से तो ये लाइट पैरेलल चली जाती है, इसलिए भाई टॉर्च का काम करता है, ठीक है। शेविंग मिरर के काम आता है, बिल्कुल पास में रखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर तुम्हारा यूज हो जाता है रियर साइड व्यू मिरर के काम पे। चलो आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 इनको। इसके बाद साइन कन्वेंशन, देखो याद रखना है तुम्हें, ये मान लो तुम्हारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये फोकस है, ये कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट हमेशा, ऑब्जेक्ट को तुम्हें हमेशा नेगेटिव लेना है, हमेशा नेगेटिव, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव लेना है, ये बात ध्यान रखना बस, है ना। जिधर ऑब्जेक्ट है, लेट्स से यहां ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहां बनेगी, यहां, तो यहां v भी नेगेटिव हो जाएगा, इस केस में v तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा, फोकल लेंथ भी तुम्हारी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट, ध्यान तुम्हें क्या रखना, सुन लो, तुम्हें कार्टेशियन प्लेन पता है ना, y एक्सिस, x एक्सिस, x डैश, तो इधर ऑब्जेक्ट रख दिया
तो ये वाली तो पॉजिटिव साइड होगी, पॉजिटिव, ये वाली होगी नेगेटिव। तो देखो ये हुआ पॉजिटिव, ये हुआ नेगेटिव। यानी तुम्हें हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को तो कंपेयर करना वाई एक्सिस से, और जो बाकी डिस्टेंस है तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस या तुम्हारा यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो भी है, उन सबको कंपेयर करना है तुम्हें किससे? एक्स एक्सिस से। ये याद रखना, ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी ऑलवेज, किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगी, किसके लिए? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ये चीजें वो जो फिक्स है, ये चीजें फिक्स है भाई। इसके बाद मिरर फॉर्मूला आता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। मैग्निफिकेशन आती है -v/u और मैग्निफिकेशन hi/ho। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर क्वेश्चन के अंदर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव दिया है, समझ जाना इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट है, ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, समझ जाना रियल और इन्वर्टेड है इमेज, ठीक है। सेम, अब साइंस को भूल जाओ, अगर मैग्निफिकेशन तुम्हारा, साइन कंसीडर मत करना, 1 से छोटा है, अगर मैग्निफिकेशन तुम्हारा 1 है एग्जैक्टली, अब साइन वो मत करना, ये होता है इक्वल साइज इमेज। ये तब पॉसिबल है जब इक्वल साइज की इमेज होती है। अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है, समझ जाना इमेज छोटी है। मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है, समझ जाना इमेज बड़ी है। या माइनस प्लस इमेज छोटा और बड़ा नहीं बताते, माइनस प्लस बताते हैं कि इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है। याद रखना, हर बच्चा गलती कर देता है। 1 2 3 इनको आगे। अब आ जाओ रिफ्रैक्शन पे भाई। रिफ्रैक्शन के अंदर सबसे पहली बात मान लो लाइट, भाई हमने यहाँ पे रेयर और डेंसर मीडियम डिसाइड किया। रेयर और मीडियम जहां पे पार्टिकल्स थोड़ा दूर होते हैं, और डेंसर मीडियम जहां पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है, ऐसा मान लो। तो लाइट जब किसी खाली जगह से भीड़ वाली जगह में जाने की कोशिश करेगी, तो लाइट क्या कर जाती है? बेंड कर जाती है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे। इसका उल्टा, अगर लाइट का भी डेंसर से रेयरर में जाएगी मेरे भाई, जैसे लाइट यहां पे तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हुई, यहां लाइट जाएगी तुम्हारी अवे फ्रॉम नॉर्मल। कहां लाइट जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इससे एक बात समझ में आती है, यह बात ध्यान रखना कि हमेशा रेयरर मीडियम में एंगल बड़ा बनता है। रेयरर मीडियम में एंगल बड़ा बनता है, वो कोई सा भी है, ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे। अब अगर लाइट को तुमने सीधी भेज दिया, तो लाइट बिना एंगल किसी बेंड के चली जाती है अंदर, बिना बेंड हुए, ठीक है। बट होता क्या है कि लाइट की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है डेंसर मीडियम में, यही है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या है? जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उस टाइम पे जो लाइट बेंड करती है ना, अवे फ्रॉम नॉर्मल या टुवर्ड्स नॉर्मल, बिकॉज क्योंकि लाइट की स्पीड में डिफरेंस आता है, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन के भी कुछ लॉज है। सबसे पहला लॉ रिफ्रैक्शन का क्या है भाई? देखो, ये रही नॉर्मल, वो इंसिडेंट, ये रही नॉर्मल, और ये रही रिफ्रैक्टेड। ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करती है। यही तुम्हारा वहां पे था, देख लो पहला। अब दूसरा लॉ दिया स्नेल साहब ने। स्नेल साहब कौन थे भाई? उन्होंने बहुत बढ़िया लॉ दिया। उन्होंने क्या बोला कि भैया क्या, कि लाइट भेजो, लाइट भेजो भाई। इन्होंने कहा एंगल I1 पे भेजो, I1 पे, है ना, ये I1 पे भेजी और ये R1, ठीक है। इन्होंने बोला इसका साइन थीटा निकालो, साइन I1 अपॉन साइन R1। इन्होंने बोला साइन I1 निकालो अपॉन साइन R1 निकालो। तो कुछ वैल्यू आई, लेट्स से x आ गई, है ना। ये बहुत लोग कम समझाते हैं, मैं समझा रहा हूं, देख लो, छोटी सी वीडियो में समझा रहा हूं। अब मान लो लाइट किसी और एंगल पे भेजी, ये एंगल I2, तो लाइट का कुछ और रिफ्रैक्शन होगा R2। इन्होंने बोला इसका फिर से रेशो निकालो, साइन I2 अपॉन साइन R2, इसकी वैल्यू निकालो। पाया ये कि इसकी वैल्यू फिर से वही आ गई जो पहला ही थी, x। मीडियम चेंज नहीं कर रहे हम, रेयर डेंसर मीडियम वगैरह कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं ना, जो पहले था वही। तो देखा दोनों बार सेम वैल्यू। इससे पता चला कि साइन I अपॉन साइन R तुम जब भी निकालोगे कांस्टेंट आएगा। और बाद में जादुई तरीके से पता चला यही आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आगे पता चला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। इस बात पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है भैया, एक वैल्यू होती है जो मेजर करती है कि लाइट कितने टाइम्स बेंड होगी किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका फॉर्मूला n से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं म्यू से भी करते हैं, पर तुम n से करना। इसका फॉर्मूला होता है c अपॉन v। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। हम वैक्यूम और एयर में सेम ले लेते हैं, ऑल्दो हल्का सा डिफरेंस होता है, बट हम ले लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर नहीं सॉरी, किसी मीडियम। ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। अब मान लो लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे में जा रही है। लेट्स से लाइट जा रही है एयर नहीं छोड़ी, लाइट जा रही है केरोसिन से वाटर में जा रही है ना। तो यहां लाइट की स्पीड को हमने बोल दिया v1 और यहां हमने बोल दिया v2, ठीक है। तो फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यहां क्या होगा? v1 अपॉन v2, जहां से लाइट आई और जहां लाइट गई।
ठीक है, ध्यान रखिएगा बात। अब यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो टाइप की होती है, होती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होती है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, जब भी तुम किसी मीडियम, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, अगले पेज पे करता हूं, चलो मैं बात कर रहा हूं, देखो मैंने डेफिनेशन भी लिख दी, मैंने बात करी कि लाइट एयर से गई वाटर में। अगला केस, लाइट एयर से गई डायमंड में। अगला केस, लाइट डायमंड वाटर से गई डायमंड में। ये तीन केस लिए मैंने ना। तो यहां जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगी वो वाटर की आएगी और वो कहलाएगी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये कहलाएगी भाई। ध्यान से देखो, यहां पे मान लो एयर की वेलोसिटी v1 और वाटर की वेलोसिटी, अच्छा एयर की ले लो c और यहां ले लो इसकी v1। सेम एयर से गई डायमंड में, डायमंड के अंदर वेलोसिटी ले लो v2 और इसकी तो रहने दो c। तो यहां फॉर्मूला क्या आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, NW, ये आएगा तुम्हारा c/v1। यहां क्या आएगा डायमंड का ND, ये आएगा c/v2। तो यहां क्या लूं मैं, लाइट वाटर से जा रही है कहां, डायमंड में भाई, वाटर से डायमंड में। यहां v1 थी स्पीड, यहां v2 थी। जरा तुम दोनों की डिवाइड करोगे तो एक फॉर्मूला निकल के आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव जो आएगा इन दोनों का, रिलेटिव वो आएगा जहां लाइट गई, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जहां से लाइट आई वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो हर बार जब मैं स्पीड की बात करता हूं तो स्पीड किसके लेता हूं, जहां से लाइट आई। जहां से लाइट आई वो स्पीड ऊपर रहती है, देखो जहां से लाइट आई वो स्पीड ऊपर रहती है ना। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में, रिलेटिव में, जहां से लाइट आई, अभी तुम दो तरीके से फॉर्मूला, एक ये भी लिख सकते हो n=v1/v2। वेलोसिटी का रेशियो लिखोगे तो ध्यान रखना वेलोसिटी वो वाली लिखनी है पहले जहां से लाइट आई, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो लिखोगे तो जहां लाइट गई वो लिखना है। ये फॉर्मूले हैं, एक ही पेज पे सारे फॉर्मूले लिख देता हूं भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का n=c/v या v1/v2, ठीक है। और तुम्हारा क्या लिख सकते हैं, और sin i/sin r, ठीक है। या तुम्हारा एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं n भाई क्या लिखते हैं भाई, वो n2/n1। ये फॉर्मूले तुम्हारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, ध्यान रखोगे बेटा। इसी तरह जब यहाँ TIR होता है, वैसे TIR पूछा नहीं जाता पर ठीक है बताते हैं। TIR होता ही कब है, TIR तभी होता है, वो अगले पेज है ना। TIR होता है जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है। जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है तभी होता है TIR। इस केस में TIR केस में ध्यान रखना ना, मान लो लाइट डेंसर से गई रेयर में, तो एक टाइम ऐसा होता है कि जब ये वाला एंगल ऐसा होता है, देखो ध्यान से, लाइट तुमने किसी ऐसे एंगल पे भेजी कि लाइट चलेगी पैरेलल, लाइट चलेगी पैरेलल 90 डिग्री, यानी रिफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और इसको एंगल को C बोल देते हैं, इसको बोलते थे क्रिटिकल एंगल। तो यहां पर तुम्हारा सिंपल सा फॉर्मूला हो जाता है साइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू 1/sin c। ये बात ध्यान रखिएगा बेटा। देखो साइड हो रहा है, लिखो। अगले पेज पे चलते हैं, अगले टॉपिक पे। चलो भाई, इसके बाद आते हैं स्फेरिकल लेंसेज। तुम्हारे स्फेरिकल लेंसेज में अगर मैं बात करूं तो हमारे दो ही लेंसेज हमें पढ़ने होते हैं। एक पढ़ना होता है बाइफोकल, जिसे हमको कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं भाई, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। एक अच्छा बाइफोकल नहीं, सॉरी, है ना। एक और लेंस होता है तुम्हारा कौन सा, कॉनकेव लेंस। कौन सा, कॉनकेव लेंस, ठीक है। इसको एक्चुअली में बाई कॉन्वेक्स और इसको बाई कॉनकेव भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, लाइट आई, सॉरी, लाइट आई भाई पैरेलल यहां से भी। तो लाइट पता क्या करती है, लाइट जाती है फोकस से, एक पॉइंट से। किससे जाती है, फोकस से। यहां उल्टा होता है, लाइट आई तो लाइट दूर फैल जाती है, इसीलिए इसको हम डाइवर्जिंग भी बोलते हैं। इसको क्या भी बोलते हैं हम, डाइवर्जिंग। और इसको भाई हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग। याद रखिएगा भैया, ठीक है। चलो भाई, अब इसके बाद आते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले रे डायग्राम बना के दिखाऊंगा। देखो लाइट आई पैरेलल, जाना चाहिए फोकस से, लाइट आई फोकस से, जाना चाहिए पैरेलल। देखो कहां बनी इमेज। क्या कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स बिल्कुल ऐसी थे, जब ऑब्जेक्ट पीछे रखा था तो इमेज बीच में बनी थी, बट यहां क्रॉस करके बन रही है, बस इतना ही डिफरेंस है। देखो सेम, स्मॉल, रियल, इन्वर्टेड, बिटवीन F2 एंड F2। अगला केस, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे बढ़ाया, जैसे वहां याद करो कर्वेचर पे लेके गए थे, यहां ले लाइट गई पैरेलल, जाएगी फोकस से। अच्छा यहां पे एक और भी रूल है, सेंटर से ले जाओ तो सीधी चली जाएगी। अगर तुम ये करना चाहते हो, देखो इसमें अलग अलग रूल है, ये भी रूल है ना। देखो भाई, लाइट गई, ये रही, देखो। तो देखो इमेज कहां बन गई, सेम पोजीशन में बनी, सेम साइज की, रियल इन्वर्टेड। अगला रे डायग्राम। इसके बाद भैया देखो ऑब्जेक्ट और आगे ले बीच में, तो इमेज इसमें पीछे बननी चाहिए ना। देखेंगे भाई, इमेज पीछे बनेगी ना, पीछे बन गई भाई, पीछे बन गई, पीछे तो देखो, अरे पीछे तो देखो, पीछे बन गई। देखो इस बार लार्जर बनी, इनलार्ज्ड,
रियल बनी है, इन्वर्टेड बनी है मेरे भाई, ठीक है, और बियॉन्ड 2f2 बनी है। और आगे ले आओ इमेज को भाई, फोकस पे ले आओ, फोकस पे, कहां ले आओ, फोकस पे। लाइट भेजी पैरेलल, कहां जाएगी, फोकस से, कहां जाएगी, फोकस से भाई। लाइट सेंटर से भेजो सीधी, देख रहे हो लगभग इन्फिनिटी पे जाके बनेगी, लगभग, बहुत दूर जा रही है, पैरेलल होगी तो लगभग इन्फिनिटी पे बनती है। सेम कॉनकेव मिरर में होता है। इसके बाद आओ, अब ऑब्जेक्ट लाइट को ले लो इन्फिनिटी पे, कहा इन्फिनिटी से पैरेलल आएगी, कहां जानी चाहिए, फोकस पे, चलेगी भाई, इमेज फोकस पे बन गई। एक्सेप्शन, जैसे सेम कॉनकेव मिरर में एक्सेप्शन था, यहां पे भी है। क्या भाई, मान लो तुम्हारी ऑब्जेक्ट रखा है कहां, बिटवीन f1 एंड 2f2, देख लो भाई, इस बार ऑब्जेक्ट कहां रखा, बीच में ही रहा, ठीक है। लाइट आई पैरेलल, कहां जाएगी, फोकस से। लाइट को सेंटर से भेज दो, सेंटर से। अब देख लो पीछे तो कभी मिल ही नहीं सकती लाइट रेस, तो ये पीछे बढ़ा दो, है ना, ठीक है। तो देखो कहां बन गई, सेम साइड बन गई जहां थी, सेम साइड बन गई। इसके बाद वर्चुअल बनी, इरेक्ट बनी, लार्ज बनी, तो इसलिए एक्सेप्शन कैसे याद रखिएगा भैया। अगले केस पाओ भाई, रे डायग्राम फॉर कॉनकेव लेंस, कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट, कहीं भी, कहीं भी, लाइट भेजी पैरेलल, अब जानी चाहिए फोकस से, है ना, दूर फैल जाती है, चलेगी भाई। लाइट को भेजा सेंटर से, सीधी निकल जाएगी, तो देखो इमेज बन गई यहां तुम्हारी, वर्चुअल इरेक्ट छोटू सी, है ना। इसके बाद भाई कहीं भी रख दो लाइट को, तो पैरेलल पर रखिए, पैरेलल भेजो भाई, दूर फैल जाएगी, जानी चाहिए फोकस से, दूर फैल जाएगी, जानी चाहिए फोकस से, तो इमेज बन गई भाई ये रही तुम्हारी फोकस पर। कोई दिक्कत परेशानी, आगे बढ़ जाए। यहीं से तुम्हारे रे डायग्राम, इसके जो साइन कन्वेंशन है सेम है जो उसके थे, याद रखना वही कार्टेशियन प्लेन। ऑब्जेक्ट इसमें भी हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, याद रखिएगा बेटा, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा फॉर्मूला कौन सा आ गया भाई, ये लेंस फॉर्मूला। यहां पर देखो मिरर फॉर्मूले में बीच में प्लस था, यहां बस माइनस है। मैग्निफिकेशन में वहां माइनस था, यहां प्लस है। मैग्निफिकेशन तुम्हारा यार सेम, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव वर्चुअल, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव रियल, यही सब चलेगा भाई, एग्जैक्ट सेम जो तुम्हारा वहां था। चलो आगे बढ़ जाए, चलो भाई अगले पेज पे अब आ गया तुम्हारा ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई क्या भाई, तुम्हारी आंख के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आंखों को पहले चलो इमेजिन करते, तो अपनी आंख देखो, ध्यान से, ध्यान से देखो, ये जो बिल्कुल आउटर मोस्ट पार्ट है, जो बाहर वाला पार्ट है, एग्जैक्टली जो बाहर से तुम्हें सेव कर रहा है भाई साहब, बाहर से, ध्यान से देखो, इसको ही बोलते हैं हम कॉर्निया। जो बाहर से आउटर कवरिंग को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है। इसके बाद और अंदर चलते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो, कभी कभी आंखों में से शाइनी सा दिखता है ना, पानी पानी सा कुछ दिखता है भाई, वो होता है तुम्हारा एक्वस ह्यूमर, ठीक है। एक्वस ह्यूमर, अब तुमने देखा होगा, तुम यहां की चीज को देखो तो भी क्लियर दिख रही है, बाकी चीजें ब्लर दिख रही है ना। अपने हाथ को यहां ले जाओ, हाथ पे फोकस करो, हाथ क्लियर दिख रहा है, बाकी चीजें ब्लर दिख रही है। यानी हमारी आंख की जो तुम्हारी लेंस है, ये एडजस्ट कर लेती है फोकल लेंथ को, कम, पास, दूर, ज्यादा। ये किसकी हेल्प से कर पाती है, सीलियरी मसल्स। देखो ये रही सीलियरी मसल्स, यहां पर एक लिक्विड भरा होता है जिसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, जो आई को सपोर्ट करता है, या आई दब ना जाए इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। यहां होता है रेटिना, जहां पर तुम्हारी लाइट आके टकराती है, इमेज बनती है। इस इमेज की इंफॉर्मेशन को ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन के पास ले जाता है, ठीक है, क्योंकि इमेज बनती है रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। यहीं पे होता है प्यूपिल और आइरिस, इनके बारे में तुम्हें आगे बताता हूं, अगले पेज पे चल के बताते हैं भाई, तुम्हें सारी एक एक चीज लिस्ट ली दी मैंने। सबसे पहले आ जाता है आई बॉल के पास। आई बॉल की भाई बात करें तो इसकी डायमीटर लगभग 2.3 सेंटीमीटर होती है मेरे भाई। कॉर्निया थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है भाई, जो तुम्हारी आउटर मोस्ट कवरिंग, एक तरह से ऐसे मान लो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बेंडिंग डन एट कॉर्निया। कॉर्निया पर तुम्हारा लगभग जो तुम्हारी लाइट बेंड हुई ना, बेंड होके ही तो लाइट कन्वेक्स लेंस बेंड करेगा ना, तो कॉर्निया भी कुछ कुछ ऐसे ही होता है, वो भी लाइट को बहुत ज्यादा बेंड कर देता है। उसके बाद बची कुछ ही बेंडिंग तुम्हारी जो अंदर की लेंस है वो कर लेती है, क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं उसको, है ना। ये प्रोटेक्ट करता है आई को डस्ट वगैरह से, है ना। इसके बाद आता है प्यूपिल। देखो प्यूपिल, सब प्यूपिल और आइरिस की बात करें, इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। आइरिस क्या है, आइरिस तुम्हारी आंख में देखो, अगर मैं तुम्हें बताऊं, ये तुम्हारे यहां पे एक एग्जैक्ट ब्लैक होता है, और ये किसी किसी का ब्राउन, ब्लू, ब्लैक, सब अलग अलग कलर का होता है ना। ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको आइरिस बोलते हैं। ये जो एग्जैक्ट बीच में, इसको बोलते हैं प्यूपिल। आइरिस एक्चुअल में प्यूपिल को छोटा बड़ा करता रहता है, छोटा बड़ा। तुम लोगों को अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन भी कराऊंगा। जब तुम एकदम अंधेरे वाले रूम में जाओगे, बाहर रोशनी में, बहुत ज्यादा धूप में हो, तो ऑलरेडी लाइट बहुत ज्यादा है, तो वहां पे तुम्हारा प्यूपिल छोटा होता है, जिससे कि लाइट ज्यादा अंदर ना चली जाए, ठीक है, सेंसिटिव होती है ना। अब जब तुम बाहर अंदर एकदम अंधेरे वाले रूम में आओगे ना, धीरे धीरे तुम्हारा प्यूपिल बड़ा होता है। उसको बड़ा कौन करता है, आइरिस। आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, देखो लिखा भी हुआ है, ठीक है। और प्यूपिल की वजह से कितनी लाइट अंदर जानी है आंखें के अंदर, वो प्यूपिल का काम है। इसके बाद आता है क्रिस्टलाइन लेंस, वही लेंस जो तुम्हारी आई लाइट को जाता है अंदर, तुम्हारी लाइट को बेंड करा के रेटिना पर इमेज बनाता है। इसका फोकस एडजस्टेबल होता है विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। आगे आ जाओ। इसके बाद आते हैं सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स भाई तुम्हारी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में हेल्प करती है आई लेंस की। इसके बाद रेटिना। रेटिना वो जगह है जहां पर तुम्हारी इमेज फॉर्म्ड होती है, और वहां पे कुछ सेंसिटिव सेल्स भी होते हैं, रोड सेल और कॉन सेल, जो तुम्हारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि तुम्हें कलर विजन, तुम्हें कलर अच्छे से दिख जाए, ठीक है। तुम्हारी लाइट, तुम कितनी इंटेंसिटी में लाइट को देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, ठीक है, जो इंटेंसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद ऑप्टिक नर्व जो सिग्नल लेके जाती है इलेक्ट्रिक सिग्नल ब्रेन के पास, ठीक है। एक्वस ह्यूमर वो वाटर लाइक फ्लूइड होता है, जो तुम्हारी कहां
लेंस और कॉर्निया के बीच में प्रेजेंट होता है भाई, लेंस और कॉर्निया के बीच में होता है, ठीक है। इसके बाद विट्रस ह्यूमर जो तुम्हारा कहां होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है, ये कहां प्रेजेंट होता है, लेंस और रेटिना के बीच में, ये आई को स्ट्रेंथ के लिए सपोर्ट करता है, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद आता पावर ऑफ अकोमोडेशन। अच्छा, कुछ पॉइंट्स आगे पीछे करने मैंने जानबूझ के, ठीक है। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है, बेसिकली किसी लेंस की कितनी अच्छी पावर हो, कितना ज्यादा एडजस्ट कर पा रही है फोकल लेंथ को दूर पास, इसी को बोल दिया पावर ऑफ अकोमोडेशन। यहां से पावर का फॉर्मूला भी आता है जो लास्ट चैप्टर में पढ़ाया जाता है वैसे ना, पावर का फॉर्मूला 1 फोकल लेंथ। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है भाई, डायोप्टर, ठीक है। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आ जाए तो फॉर्मूला हो जाता है P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डैश डैश डैश, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां से तुम्हारे दो पॉइंट आते हैं, एक नियर पॉइंट, एक फार पॉइंट। तो सबसे पास का ध्यान सुनो, नियर पॉइंट का मतलब ये है कि मान लो मैं यहां तक का नहीं देख पा रहा, यहां 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 का देख पा रहा हूं, और इससे दूर का, तो ये सबसे पास वाला पॉइंट है जहां का मैं देख पा रहा हूं, उससे दूर का सब देख पा रहा हूं, तो नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई बोला जाता है। हाइपरमेट्रोपी अभी पढ़ेंगे ना। इसके बाद आता है फार पॉइंट। क्या होता है, फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आईज कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। यहां का देख पा रहा हूं, 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 यहां तक देख पा रहा हूं, ये फार पॉइंट है। अब इससे दूर का नहीं देख पा रहा, ये मायोपिया के लिए होता है। मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया होते क्या, देखो जरा। मायोपिया की बात करूं, ऐसे ही एक डिफेक्ट होता है, नियर साइटेडनेस बोलते हैं, जहां पर इंसान कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पाता। फॉर एग्जांपल, यहां का देख पा रहा हूं, 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 यहां तक देख पा रहा हूं, इससे दूर का नहीं देख पा रहा। अब ऑब्जेक्ट मान लो यहां रखा है तो मुझे दिखेगा नहीं, तो उसके लिए मुझे चश्मे यूज करने होते हैं। देखो ये नॉर्मल आई होती है, नॉर्मल आई में अगर मैं बात करूं, ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है, इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही, कुछ इसने बेंड किया, कुछ इसने, इसे ऐसे याद रख सकते हैं, लाइट रेज बहुत दूर से आ रही है, आते आते बेचारी थक गई और थक के यही मिल गई, तो देखो इमेज बनी नहीं पाई। देखो इमेज ब्लर बनती है यहाँ पे, ये रहा, ये तुम्हारी नॉर्मल आई है ना। अब बात करो डिफेक्टिव आई, जब आंख खराब हो गई भाई, आंख खराब कैसे खराब हुई आगे बताऊंगा इसके बारे में भी, कैसे क्या क्या चीज होती है यहाँ पे ना। लाइट आ रही आ रही आ रही थक गई भाई, डिफेक्टिव आई। अच्छा सॉरी, ये नॉर्मल आई थी ना, एक एक हाँ, नॉर्मल आई। बेसिकली नॉर्मल आई क्या होता है भाई, नॉर्मल आई की यहां बन जाती है, ये रही नॉर्मल आई, ठीक है। डिफेक्टिव आई, लाइट बहुत दूर से आ रही आ रही आ रही आते 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 थक गई भाई, थक गई थक गई थक गई, तो पहली रुक गई भाई, देखो पहली मिल गई, ये रही तुम्हारी डिफेक्टिव आई। अब इस आई को ठीक करना है भाई, ठीक है। ठीक करने के लिए क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस लगाते हैं, क्योंकि हमें लाइट को पीछे पहुंचाना है। पहले लाइट यही मिल रही थी ना, हमें इसे पीछे डाइवर्ज करना है, तो कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ माइनस होती है, ध्यान रखना, माइनस होती है तो पावर भी माइनस में आएगी। तो जिन लोगों को चश्मे लगे होते हैं माइनस के पावर के, समझ जाना उन्हें कौन सी बीमारी है, मायोपिया, ठीक है। अब मायोपिया के अंदर समझ गए, नियर पॉइंट, फार पॉइंट समझना। फार पॉइंट मतलब मुझे सबसे दूर का यहां तक दिख पा रहा है, इससे दूर का नहीं दिख पा रहा, तो जो भी ऑब्जेक्ट दूर रखा उसे उठा के चश्मा यहां रख देता है, ऐसे मान लो, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं भाई, इसके बाद करेक्शन। इसके बाद आता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में इंसान को पास का क्लियरली नहीं दिखता है ना। तो मान लो ऑब्जेक्ट यहां रखा, ऐसे मानो हुसैन बोल्ट बहुत तेज दौड़ा और दौड़ने के बाद रुक ही नहीं पाया, पीछे तक चला गया, देखो दौड़ा और पीछे तक चला गया, रुक ही नहीं पाया। बस ये नॉर्मल आई है, तो नॉर्मल आई की, नॉर्मल आई में तो पास का दिख जाएगा, ये नॉर्मल आई है, बिना डिफेक्ट हुई मिल गया। ये डिफेक्टिव आई है, ये तुम्हारी डिफेक्टिव आई, ये तुम्हारी डिफेक्टिव है, देखो मिला ही नहीं वहां पे। अब करेक्शन के लिए क्या करना है, उस लाइट रे को थोड़ा पहले लेके आना भाई, तो यहां कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस लगा दूंगा, कन्वर्ज करना है ना, कॉन्वेक्स लेंस लगा दूंगा, ठीक है। लगा देते हैं भाई, ठीक है, लगा देते हैं कॉन्वेक्स लेंस। देखो यहां पे लगा दो कॉन्वेक्स लेंस, यहां लगा दो मेरे भाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब ध्यान से देखना, लाइट आई पास से, कुछ तो कन्वर्ज इसने कर दिया, कुछ कन्वर्ज इसने कर दिया, और बचा कुछ कन्वर्ज इसने कर दिया, मानते हो, ठीक है। कुछ कन्वर्ज इसने कर दिया, कुछ बचा कुछ इसने कर दिया, बचा कुछ इसने, ये मिल गया देखो यहाँ पे। तो रियलिटी में देखो ऑब्जेक्ट को पीछे पटक दिया इसने, एक्चुअल में ऐसा होता है, देख रहे हो भाई। यहां फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स लेंस की, तो पावर भी पॉजिटिव आती है, ध्यान रखना। ये होता है हाइपरमेट्रोपिया। यहां पर बात की जाती है नियर पॉइंट की, सबसे पास का कहां देख पा रहे हो, यहां का नहीं, यहां का नहीं, यहां का नहीं, यहां का नहीं, यहां का देख पा रहे हो, ये नियर पॉइंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाता है रीजंस ऑफ मायोपिया। मायोपिया होता क्यों है, सबसे पहले एक्सेसिव कर्वेचर, कर्वेचर बढ़ जाता है कभी कभी आई बॉल का, या एलोंगेशन, एलोंगेट हो जाती है, प्रेशर पड़ के, कोई चोट लग के, ये रीजन हो सकता है। हाइपरमेट्रोपिया के रीजन क्या होते हैं भाई साहब, फोकल लेंथ इसकी या तो बहुत ज्यादा हो जाती है ना, या फिर आईबॉल हैज बिकम टू स्मॉल, आईबॉल बहुत छोटी हो जाती है, बहुत ज्यादा छोटी, ठीक है, दब जाती है ऐसे मान लो। इसके बाद प्रेस बायोपिया एक बीमारी है, एज के साथ साथ इंसान की पास और दूर की दोनों की नजर कमजोर हो जाती है, इस सिचुएशन को बोलते हैं प्रेस बायोपिया, ठीक है। यहां पर ठीक करने के लिए हमें भाई बाइफोकल लेंस का यूज होना होता है। अब यहां पर लोगों की सिलियरी मसल्स वीक हो जाती है, थोड़ी सी जो एडजस्ट कर पाती है फोकल लेंथ को आगे पीछे, वो वीक हो जाती है, ठीक है। लेस फ्लेक्सिबिलिटी, आई लेंस उतना फ्लेक्सिबल नहीं रह पाता, उतना ज्यादा एडजस्ट नहीं कर पाता फोकल लेंथ। तो इसके बाद आता है कैटरेक्ट, मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं, आंखों में प्यूपिल के सामने क्लाउडी सा पैच आ जाता है, प्रोटीन का कुछ केस सीन है इसमें बायो का,
हमें वो नहीं जाना। तो क्या होता है, जब आदमी बूढ़ी एज में जैसे जैसे बढ़ता है तो क्रिस्टलाइन लेंस के ऊपर एक क्या आ जाता है, पार्शियली कंप्लीट क्लाउडी सा पैच आ जाता है, ठीक है, लेंस लगभग ओपेक हो जाता है, ट्रांसपेरेंट नहीं रह पाता, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट भाई साहब सर्जरी है। एक एस्टिग्मेटिज्म भी बीमारी होती है, वो हमारे सिलेबस में पूछते नहीं है, पर एस्टिग्मेटिज्म भी एक बीमारी है जहां पर हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन सही से नहीं दिखती, ठीक, उसके लिए सिलिंड्रिकल लेंस का यूज होता है। तो प्रिज्म आता है, प्रिज्म मान लो लाइट आई, ये रहा नॉर्मल, ये इंसिडेंट, लाइट बेंड हो गई, ये रहा रिफ्रैक्टिव एंगल, फिर नॉर्मल बनाओ, फिर लाइट बाहर निकल गई बड़े एंगल से, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, है ना। अब लाइट को जाना कहां से था, जरा सोचो, लाइट को जाना था यहां से, लाइट गई यहां से, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन पता होना चाहिए। रे डायग्राम बना, देखो रे डायग्राम में ला सकता था, बट मैं खुद क्यों बना रहा हूं, क्योंकि इसका रीजन है भाई तुम्हें मेरे साथ बनाना आना चाहिए, तो सब मेरे साथ बैठ के बनाओ, पॉज करो वीडियो, बनाओ रे डायग्राम, ठीक है। ये रही, इसको बोलते हैं इमरजेंट रे, इमरजेंट रे, ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। ये तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है मेरा भाई। चलो भाई आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। इसके बाद डिस्पर्जन ऑफ लाइट, बेसिकली वो है जब लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है और विबग्योर का एक पैटर्न बनाती है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ठीक है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, एक पैटर्न बनाती है जहां पर तुम्हारा, अगर मैं प्रिज्म की बात करूं, यहां जो विबग्योर बनता है VIBGYOR, ऊपर जाओगे तो लाइट की वेवलेंथ बढ़ती है, पहुंच बढ़ती है। तभी तुमने देखा होगा रेड कलर को दूर से देख लेते हैं, रेड कलर इसलिए खतरे के निशानों में भी यूज किया जाता है, डेंजर सिग्नल के लिए, ठीक है। देखिए स्पेक्ट्रम क्या होता है, बैंड ऑफ 7 कलर्स को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्कैटरिंग और डिस्पर्जन अलग है। डिस्पर्जन मतलब 7 कलर में फैल जाना, स्कैटरिंग मतलब लाइट का फैलना किसी कॉलिडल पार्टिकल से टकरा के। अभी आगे बताएंगे। अगर प्रिज्म का ऐसा सिस्टम तुम कर दो, एक सीधा एक उल्टा, तो ये क्या करता है, लाइट को जैसे 7 कलर में फैली, ये वापस कन्वर्ज करके एक में बना देता है, और सिर्फ डेविएशन होता है पर और कुछ नहीं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि 2 प्रिज्म ऐसे रख दो तो बताओ क्या क्या होता है, डेविएशन होता है, डिस्पर्जन होता है, क्या क्या होता है, तो सिर्फ डेविएशन होगा, यहाँ पे ध्यान रखना। आगे आ जाओ भाई। इसके बाद रेनबो फॉर्मेशन में हर बच्चों को लगता है TIR होता है, जो कि नहीं होता है। जब लाइट सन से आई, लाइट क्या हुआ, डिस्पर्स हुई, रिफ्लेक्ट हुई, डिस्पर्स हुई, ठीक है, और लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। यहां पे तुम क्लास 12th में पढ़ोगे जाके इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। रियलिटी में लाइट जब भी रिफ्रेक्ट होती है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, तो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, बट हल्का सा 0.01% रिफ्लेक्शन भी होता है, ये वही है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना कहां खड़ा होना है, सन हमारे बैक में होना चाहिए अगर हमें कोई रेनबो देखना तो इस तरह से, ये बात ध्यान रखिएगा। ये 3 फिनोमेना होते हैं इसके अंदर। आगे आ जाओ भाई, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है, बेसिकली जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसमें एयर की लेयर्स है, उन सबकी डेंसिटी अलग अलग होती है। जैसे जैसे तुम ऊपर जाते हो, समझो, तो डिफरेंट डेंसिटीज होती है। तो इसी वजह से जो तुम्हारा तारे से जब लाइट निकल के आती है, तो लाइट जब अलग अलग डेंसिटीज में होकर आती है तो लाइट बेंड हो जाती है। तो रियलिटी में जहां तारा होता है हमें वहां नहीं दिखता, वो हमें हल्का सा अलग दिखता है, क्योंकि हमें तो वही चीज दिखेगी ना जहां से लाइट आ रही है। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, तुमने देखा होगा, अगर तुम कप के अंदर यहां कॉइन रख दो तो रियलिटी में, और पानी भर दो यहां पे, तो तुम्हें कॉइन थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है। इसको बोलते हैं अपरेंट डेप्थ, इसको बोलते हैं अपरेंट डेप्थ, इसको बोलते हैं रियल डेप्थ, इसको बोलते हैं रियल डेप्थ। तो ये दिखता क्यों है, क्योंकि इससे लाइट रेज आई, मान लो यहां बाहर निकली, और बाहर निकलते पानी से एंगल बड़ा बन जाएगा, मानते हो। तो हमारे लिए लाइट एक्चुअल में यहां से आई है, आंखों को ये लाइट दिखती है ऐसे, तो इसलिए हमें कॉइन थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है, ठीक है। यही रीजन होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का, क्योंकि डेंसिटी हमारी जो एयर लेयर्स है उनकी बदलती रहती है, बदलती रहती है। तो इसलिए हमें ऐसा तो होगा नहीं कि तारा बार बार हिलता हुआ दिखेगा इधर उधर, क्योंकि बहुत दूर है, तो तारा में टिमटिमाता हुआ दिखता है। अगर कोई बच्चा कभी नैनीताल या फिर मसूरी जाएगा, तो मसूरी में जब तुम ऊपर खड़े होकर देहरादून को नीचे देखोगे ना, तो देहरादून में जो सारी लाइट्स है वो भी टिमटिमाती हुई दिखती है। कभी देखना, अगर तुम मसूरी जाओगे या फिर नैनीताल जाओगे, किसी पहाड़ी जगह पे जाओगे जहां से तुम नीचे देख पाओ और नीचे कोई सिटी दिखाई दे, तो उसकी लाइट भी तुम्हें टिमटिमाती हुई दिखती है, क्योंकि वहां से वहां तक भी तुम्हारा क्या होता है, एयर लेयर्स में जो तुम्हारी हाइट है उसमें क्या होता है, डेंसिटी का चेंज आ जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर ही तुमको हम एक, चलो यार, एक इस वीडियो के अंदर एक छोटा सा तुम्हें गाना सुना देते हैं यार, ठीक है। तू बात करे या ना मुझसे, चाहे आंखों का पैगाम न ले, पर ये मत कहना अरे ओ पगले, मुझे देखना तू मेरा नाम न ले, तुझसे मेरा दीन धर्म है, तुझसे मेरी खुदाई, तुम तो पढ़ लो मेरे भाई। अब आगे हम तुम्हें कुछ ना सुनाई, जल्दी से आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन, अगली चीज भाई तुम्हारी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लोगों को लगता है स्कैटरिंग का मतलब डिस्पर्सन, जो कि नहीं है भाई। स्कैटरिंग का मतलब होता है जब लाइट किसी कॉलिडल पार्टिकल से टकराती है। कॉलिडल पार्टिकल का बेसिकली यहाँ पे मतलब हमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना। लाइट जैसी तुम्हारी एटमॉस्फेयर से एंटर कर, अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो वहां पे अर्थ के डस्ट पार्टिकल्स, गैसेस, बहुत सारी चीजें, तो लाइट की
तो पता है एक्चुअल में जो वॉयलेट लाइट है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू रेड लाइट। तो वॉयलेट लाइट बहुत ज्यादा एनर्जी में होती है, तो हल्की सी भी पार्टिकल से टकराती ना तुरंत फैल जाती है, इसी वजह से हमें आसमान भी नीला दिखता है। ठीक है, नीले नीले अंबर पर, समझे। तो भैया इसके बाद क्या होता है, तो ब्लू स्कैटर इसलिए सबसे ज्यादा होता है, रेड तुम्हारा सबसे कम स्कैटर होता है। इसलिए जब सनराइज का जो रेडिश कलर है वो भी इस वजह से होता है, क्योंकि सन शाम के वक्त बहुत दूर होता है। ठीक है, तो वहां पे से आते आते लगभग लाइट हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं पाती, सिर्फ रेड कलर, क्योंकि रेड कलर स्कैटर कम हुआ तो आंखों तक रेड ही पहुंच पाता है, इसलिए सन हमें रेड दिखाई देता है। ठीक है, ध्यान रखना ये वाली बात। ये स्काई का बिल्कुल बता दी मैंने। स्पेस जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, उसको उनको स्पेस में जब वो चांद वांद पे जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो उन्हें स्पेस बिल्कुल काला दिखता है, क्योंकि वहां पे लाइट स्कैटर हो ही नहीं पाएगी, कोई पार्टिकल ही नहीं है, तो इसलिए उन्हें स्पेस काला दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद भाई रेड कलर को इसीलिए डेंजर सिग्नल के लिए यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद आया इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में आते ही सबसे पहली बात की जाती है चार्ज की। तो चार्ज तुम्हारा डिनोट किया जाता है बेटा क्यू से, और इसका फॉर्मूला होता है, मान लो एक कंडक्टर है जिसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हुआ, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहीं से फॉर्मूला है n इंटू ई। अब चार्ज तो देख लिया हमने, अब चार्ज चलने लगेंगे। चार्ज के बहने को, जैसे हवा के बहने को बोलते हैं विंड करंट, पानी के बहने को बोलते हैं वाटर करंट, और चार्ज के बहने को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल आई से, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। इसी को बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जब भी तुमसे फिजिक्स में रेट की बात की जाए, समझ जाना टाइम से डिवाइड करनी। मम्मी जब सब्जियां लेने जाती है रेट की बात करती है तो वो पैसे से डिवाइड करती है। ठीक है, करंट इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम। यहां पे देखो, यहां से इसका ऐसा यूनिट आई भाई, ऐसा यूनिट होती है कुलाम्ब, इज कुलाम्ब। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट होती है मेरे भाई एम्पेयर, ऐसा यूनिट इज एम्पेयर, AMPERE। अब बात ये, चार्ज के चलने को बोलते हैं करंट। चार्ज चलता क्यों है, चलने के लिए यहां पे बात आती है, एक पॉइंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें मैंने एक छोटी सी चीज भी बताई थी, याद हो तुम्हें। अच्छा, जिन बच्चों को एनसीईआरटी करनी, मैंने एनसीईआरटी भी कराई है उड़ान वाले चैनल पर, है ना। तो सिंपल सी बात है, ऐसे मानो एक चार्ज एक पॉइंट से दूसरी तक चलने तक कुछ वर्क डन करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, इसी को बोला गया पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा वी से डिनोट करते हैं, लेकिन हम बहुत जगह ना वी से ही कर देंगे बस, है ना। तो ये तुम्हारा होता है क्या, वर्क डन बाय अ चार्ज इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसकी ऐसा यूनिट होती है बेटा वोल्ट, ऐसा यूनिट इज वोल्ट, VOLT। ठीक है, अब इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और चार्ज के चलने को हमने क्या बोल दिया, करंट। ठीक है, अब एक और चीज यहां पर आता है ओम्स लॉ। ओम्स भाई साहब ने क्या बोला कि बाकी फिजिकल क्वांटिटीज को कर दो कांस्टेंट, जैसे टेम्परेचर, लेंथ, एरिया, बाकी चीजों को कर दो कांस्टेंट, रोक के रखो, बदलने मत देना। अगर ऐसी सिचुएशन में तुम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा। यही इन्होंने ओम्स लॉ के अंदर बताया। यहां पर तुम्हारा V इज प्रोपोर्शनल टू I आया मेरे भाई, V इज प्रोपोर्शनल टू I। जैसे तुम प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे, यहां पे आएगा R। ये R को क्या बोला हमने, R को बोला रेजिस्टेंस। जैसे मान लो गली में एक रैली जा रही है ना, गली में जो रैली जा रही है उसमें जो लोग नॉर्मल आपस में टकराते हुए जा रहे होंगे, इस टकराने को ही बोलते हैं, टकरावट को ही बोलते हैं रेजिस्टेंस। लेकिन अगर मैंने उस गली में कुत्ते छोड़ दिए, मतलब गर्मी बढ़ा दी, मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब ओम्स लॉ फेल है। ओम्स लॉ तभी तक वैलिड है जब टेम्परेचर कांस्टेंट। अब तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो गली में जो कुत्ते भागे तो उसकी वजह से लोग भी इधर उधर भागे, तो लोग आपस में ज्यादा टकराए, तब ओम्स लॉ फेल हो जाएगा। फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ओम्स लॉ फेल हो जाएगा, वहां पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा। सेम अगर तुमने गली बहुत लंबी कर दी, तुम हो मान लो विदा, तुम हो गली को लंबा छोटे करने वाले, तुमने गली बहुत ज्यादा लंबी कर दी तो लोग बहुत देर तक टकराएंगे, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रुकावट। तुमने गली को मोटा कर दिया तो लोग खुले खुले जा सकते हैं, रेजिस्टेंस कम हो गया। यानी रेजिस्टेंस तुम्हारा डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे ग्राफ है ओम्स लॉ का, जिससे कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो ये सीधी जो लाइन है, ये स्लोप, इस पर अगर तुम स्लोप निकालोगे वो बताता है तुम्हें रेजिस्टेंस। लेकिन अगर मैं ग्राफ उल्टा कर दूं I और V का, तो अब ये स्लोप क्या बताएगा, 1/R। अब ये स्लोप रेजिस्टेंस का उल्टा बताता है। जितना ज्यादा यहां पर थीटा होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, ये एंगल जितना ज्यादा होगा, स्लोप होता है इक्वल टू tan थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। अब यहां उल्टा होगा, जितना ज्यादा एंगल उतना कम रेजिस्टेंस। तो इस वाले ग्राफ को अगर मैं पूछूं V और I कौन से में ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो R2 ज्यादा या R1 बड़ा, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं R2 इज ग्रेटर देन 1। लेकिन इस वाले केस में I और V उल्टा हो जाएगा। यहां पे यहां R2 और R1 में कोई पूछेगा तो उल्टा, यहां R2 छोटा होगा R1 से। ध्यान रखना इस चीज का, I और V का ग्राफ है, V और I का ग्राफ है। इसके बाद आता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बता दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, जितनी ज्यादा लंबी गली उतनी देर तक लोग टकराएंगे, जितनी मोटी गली उतना कम टकराएंगे। तो यहां से फॉर्मूला आया R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। इस रो को क्या बोला गया, रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस ये रहा, रेजिस्टिविटी ये रहा। प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जो बताती है कि इसके ये कितना ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन, कितनी ज्यादा रुकावट पैदा कर सकता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी का पूछा जाता है कि बताओ डिफाइन रेजिस्टिविटी, ऐसे पूछा जाता है, या फिर पूछा जाता है डिफाइन वन रेजिस्टेंस। लिटरली ये कुछ फॉर्मूला है, डिफाइन 1 ओम, ये ऐसा यूनिट इसकी है ना, डिफाइन 1 ओम। तो सिंपल सी बात है, अगर लेंथ 1 मीटर कर दो, एरिया 1 मीटर स्क्वायर कर दो, रेजिस्टिविटी 1 मीटर 1 कर दो, है ना,
1 ओम पर मीटर होगी रेजिस्टिविटी की यूनिट। ऐसा यूनिट होगी मेरे भाई कितनी, ओम मीटर। ध्यान रखना ये बात भाई साहब, ये बात ध्यान रखिएगा भैया। चलो आगे, इसके बाद आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। दो टाइप के होते हैं। अगर मान लो तुम जैसे शादियों में गए होगे तो वहां पे एक ही तार से बहुत सारे बल्ब जुड़े होते हैं, उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। एक बल्ब बीच में खराब हो तो बाकी सारे बंद हो जाएंगे भाई, नुकसान होता है इसमें। और एक और नुकसान है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। सीरीज मतलब सेम करंट लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। अगर मैं बात करूं पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, फॉर्मूला थोड़ा उल्टा हो जाता है। फॉर्मूला होता है 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। अगर सिर्फ दो रजिस्टर है तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये यूज कर सकते हो भाई, ठीक है। यहां करंट डिफरेंट होता है पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, बात ध्यान रखिएगा। इसके बहुत फायदे हैं पैरेलल के। पैरेलल में क्या होता है, तुम्हारा हर एक अप्लायंस अलग अलग वायर से जुड़ा है, तो अगर एक खराब भी होगी, एक वायर में करंट नहीं भी जा रहा तो बाकी में जा रहा है, तो घर के अंदर यूज करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को। बट प्रॉब्लम है अगर हम शादियों में सीरीज की जगह पैरेलल यूज करने लगे, शादी में बहुत सारे बल्ब है, बहुत सारे, तो सबके लिए अलग अलग वायर थोड़ी ना लेके आओगे। इसलिए वहां जरूरत होती है कि हमें सीरीज ही कॉम्बिनेशन यूज करना होता है, बट सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा अगला, ये सर्किट एलिमेंट्स ही पूछे जाते हैं तुम्हारे से बोर्ड के अंदर। 4 तुम्हें सर्किट दे देगा कोई से भी और पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा सर्किट किसका, तो एक बार ये देख लेना 1 2 3 एंड गो। इसके बाद आ जाओ भाई इलेक्ट्रिक पावर। अभी बताया था रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब पावर होता है तुम्हारा वर्क अपॉन टाइम। बट यहां वर्क हम क्या पढ़ते हैं, अभी भी तुम एक फॉर्मूला पढ़ाया था V = W/Q, याद है। हम तो वर्क का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, V × Q। अपॉन में टाइम है तो Q/T क्या होता है, I। तो पावर का फॉर्मूला आया V × I आया। अब अगर मैं V की जगह पुट कर दूं IR ओम्स लॉ से, तो क्या पावर का एक फॉर्मूला बनेगा, ध्यान से देखो, I²R बनेगा भाई, देख लो, सही बात, देखो बनेगा। और सेम यहां पर अगर मैं I का फॉर्मूला I की जगह पुट कर दूं V/R, तो पावर का एक फॉर्मूला बनेगा V²/R। तुम ध्यान से देखो, इस केस में पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के। ये तब की बात है जब किसी वायर के अंदर, ध्यान सुनना, अगर करंट को तुम कांस्टेंट कर दो तो पावर प्रोपोर्शनल होगा आर के। करंट कांस्टेंट ज्यादातर तुम्हारा सीरीज कनेक्शन में होता है। यहां अगर तुम वोल्टेज कांस्टेंट कर दो तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन से बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, या कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। ये एक्चुअल में क्वेश्चन आता है। मान लो सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट मतलब करंट कांस्टेंट हो गया, मतलब पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यानी कि जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, लेट्स से इसका 100 ओम, इसका 10 ओम, इसका 300 ओम, तो क्वेश्चन वाला पूछेगा बताओ सबसे ज्यादा बल्ब कौन सा ग्लो करेगा, तो ये वाला बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। ये ध्यान रखना, लिख लेना इसे कहीं, ठीक है। विल ग्लो मोर, यहां लिख लेना विल ग्लो मोर। अरे मतलब वही जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वो उतनी ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, इस सिंपल सा लॉजिक है इसका, ठीक है। आगे आ जाओ भाई। अब इसके बाद आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा पावर का, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था मेरे भाई, अलग उस पर बताता हूं। अभी हमने पावर का एक फॉर्मूला पढ़ा था वर्क अपॉन टाइम। क्या वर्क लगभग हम चेंज के बराबर, एनर्जी चेंज के बराबर लिख सकते हैं, एनर्जी यहां से आएगा पावर इनटू टाइम। कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं। पावर का कौन सा फॉर्मूला, I²R लगा दो। ये तुम्हारा हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला I²RT, यानी करंट फ्लो हुआ, रेजिस्टेंस था वायर का कुछ टाइम टी के लिए, यही है तुम्हारा हीटिंग इफेक्ट। मतलब तुमने किसी कंडक्टर से अगर करंट पास करा है तो रेजिस्टेंस की वजह से उसमें थोड़ी सी हीट आ जाती है। इस हीट के आने को हम बोलते थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी के बेसिस पे तुम्हारा अगला चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जहां करंट होता है वो मैग्नेट भी होती है मेरे भाई, समझे, बरखुरदार है। चलो भाई, इसके बाद आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और कुछ नहीं है भाई तुम्हारा, ठीक है। इसके एप्लीकेशंस क्या, इलेक्ट्रिक हीटर में यूज करते हैं, आयरन में यूज करते हैं, ओवन में यूज करते हैं, बहुत सारी चीजों में। अब हम यहां पर ज्यादातर एलॉयज यूज करते हैं। क्यों, एलॉयज की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, गर्म होते रहते, पिघलते नहीं है, ठीक है, और ऑक्सीडाइज नहीं होते। केमिस्ट्री में तुमने पढ़ाई होगा। सेम अगर बल्ब की बात करूं तो बल्ब का फिलामेंट होता है टंगस्टन, ठीक है, वो एक मेटल है, ठीक है, ध्यान रखना, टंगस्टन होता है, उसकी भी खास बात होती है, वो भी जलता रहता है ब्राइट, वो पिघलता नहीं जल्दी से, है ना, वो भी क्या करता है, ग्लो करता है, बहुत बढ़िया। चलो इसके बाद आ जाओ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम पढ़ चुके हैं। एनर्जी का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम। पावर की यूनिट होती है किलोवाट और टाइम की होती है बेटा सेकंड, हाँ सेकंड, ठीक है। पावर की होती है वॉट, टाइम सेकंड। अगर मैं वोट को ले लूं किलोवाट और सेकंड्स को ले लूं आर, इस 1 किलोवाट आर को भी बोलते हैं 1 यूनिट। यही है तुम्हारी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यही है तुम्हारी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी, ध्यान रखना। और 1 किलोवाट आर के अंदर इतने जूल होते हैं, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आ जाओ भाई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक तुम्हारा, मैं ऑरेंज शीट की जगह पहले बताता हूं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। किसी भी मैग्नेट के आसपास का जो फील्ड है, जहां पे कोई और मैग्नेट वो फोर्स फील कर सके, उसी को बोलते थे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर बात करूं एक मैग्नेट की, बार मैग्नेट की, तो वहां पर तुम्हारे जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स ऑपोजिट वो अट्रैक्ट करते हैं। अगर एक मैग्नेट की बात करूं, ये मैग्नेट, इसकी फील्ड कुछ इस तरह से होता है, देखो ध्यान से। मैग्नेट के बाहर तो होता है नॉर्थ टू साउथ, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ। ये सिर्फ मैंने ऊपर बनाया, नीचे भी बना सकते हैं वैसे, है ना।
इस तरह से होता है एक्चुअल में फील्ड। ये अंदर वाली देखो, ध्यान से देख लो, ये कैसे पता करा एक्सपेरिमेंट, या तो हम एक कंपास होता है मैग्नेटिक कंपास, उससे पता कर सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास कुछ ऐसा दिखता है, ये नॉर्थ बताता है, ये साउथ बताता है, नॉर्थ ये साउथ। इसको बार बार पास में रख के देखा तो कुछ फील्ड लाइंस ऐसी पता चली, या फिर मैग्नेट को रखो, उसके ऊपर पेपर ले आओ और ऊपर लोहे का चूरा डाल दो तो वो इसी शेप में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आया भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करो तो जो क्लोज्ड कर्व मैंने तुम्हें अभी दिखाया था, ये क्लोज्ड कर्व, कहीं कहीं लिखा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट्स फ्रॉम दिस एंड एंड एट दिस, गलत है पॉइंट। एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड ना तो कहीं से शुरू होती है ना कहीं खत्म होती है, क्योंकि एक क्लोज्ड कर्व बनाती है भाई। तो शुरू और अंत कैसा हो जाएगा, किसी क्लोज्ड कर्व का शुरू और अंत हो सकता है कि नहीं? तो ध्यान रखना, एक क्लोज्ड कर्व बनाती है। ठीक है इनका, ठीक है, और ये बताती क्या, डायरेक्शन ऑफ मोशन है ना बेसिकली, कि अगर तुम वहां पे कुछ चीज रखोगे तो उस पर फोर्स कहां लगेगी, फोर्स की डायरेक्शन बताती है। ठीक है, क्लोज्ड कर्व लाइन होती है, ध्यान रखना, आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्योंकि अगर दो फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर गई तो वहां पे तुम दो टेंजेंट बना सकते हो, टेंजेंट ऑलवेज गिव्स द डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन दो हो ही नहीं सकती फोर्स की। ठीक है, अब इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड लाइंस नियर द पोल इज मोर, जो पोल के आसपास में जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भीड़ होती है वहां पे स्ट्रेंथ भी उनकी ज्यादा होती है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑलरेडी बताता, देखो ये रहा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, चलो इसके बाद। और स्टीड साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने क्या किया, एक कार्डबोर्ड पे यहाँ पे वायर करंट फ्लो कराया और यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रख दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या रख दिया, मैग्नेटिक कंपास रख दिया। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास जैसे जैसे इन्होंने करंट फ्लो करा, इस मैग्नेटिक कंपास में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। डिफ्लेक्शन से ये पता चला कि भाई यहाँ पे कोई फोर्स है, तो वहीं से कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, करंट जहां फ्लो होता है तो इसके आसपास वो मैग्नेटिक फोर्स लगाई जाती है। ये एक्सपेरिमेंट था, इसकी ये डिटेल्स लिख दी मैंने। ठीक है, अब आया सबसे पहले हमारे जो टॉपिक में, हमारे जो सिलेबस में, वो करंट कैरिंग कंडक्टर से, वो भी तीन टाइप के, स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर कंडक्टर, एक सोलेनोइड। स्ट्रेट कंडक्टर की बात करूं, हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया, वायर जैसा है ना, यहाँ पे कार्डबोर्ड के ऐसे बीच में से निकाल दिया और यहाँ पे करंट फ्लो करा दिया ऊपर की तरफ, इसमें आयरन का चूरा डाला, वो अपने आप ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन गए, कुछ ऐसा। इनकी डायरेक्शन निकालते हैं हम राइट हैंड थंब रूल से, आगे बताऊंगा अभी ना। ऐसे ही सेम सर्कुलर वायर की अगर मैं बात करूं, सर्कुलर वायर को देखो, ध्यान से देखो। ठीक है, सर्कुलर वायर के अंदर अगर तुम फील कर पा रहे हो तो यहाँ पे ऐसे मान लो एक सर्कुलर वायर है, ये रियोल है ना, तो यहाँ पे फील्ड लाइंस ऐसे अंदर जा रही है, देखो ये गोल ऐसे ना, ऐसे अंदर जा रही है और यहां से निकल के ऐसे जा रही है, देखो कुछ ऐसे, देखो अंदर से जा रही है। ये सर ये कॉइल तुम्हें ऐसे देखनी है ध्यान से, है ना, ऐसे सर्कुलर वायर ऐसे जा रही है और ऐसे निकल के मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे यहाँ पे, सेम नीचे, सेम नीचे ऐसे, है ना। एक सर्कुलर कॉइल की जगह कई सारी सर्कुलर कॉइल इमेजिन करो, इसी को बोल दिया हमने सोलेनोइड। और डिटेल में आगे बढ़ता है, राइट हैंड थंब रूल की बात करते हैं। करंट की डायरेक्शन में करो अपना थंब। ठीक है, मान लो ये वायर है, इसमें करंट ऊपर है, करंट की डायरेक्शन में थंब, जो तुम्हारी फिंगर्स कर्ल कर रही हैं वो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की। जैसे अगर मान लो करंट ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख लो एंटी क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है। ठीक, इसके बाद आ जाओ, एक होता है तुम्हारा क्लॉक फेस रूल, ये ज्यादा नहीं पढ़ना पर बता देता हूं सर्कुलर वायर्स के लिए। जिस सर्कुलर वायर में तुम्हें करंट देखने पर, मान लो एक सर्कुलर वायर है, इसमें करंट दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये वाला फेस नॉर्थ पोल और ये वाला फेस साउथ पोल, क्योंकि सोचो कोई सर्कुलर चीज है, उसके कोई एंड थोड़ी ना है, राइट या लेफ्ट नहीं है ना, उसके फेसेस होते हैं। फेसेस मतलब ये मान लो कोई चीज है सर्कुलर ना, एक फेस ये रहा, एक फेस ये रहा। जैसे तुम पेपर पे एक सर्कल बनाओ, उस पर एक एरो बना दो, बहुत गाढ़े बनाना, दूसरी साइड से देखना उसे पेपर को, है ना। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारा किसी सर्कुलर कॉइल में करंट दिख रहा है क्लॉकवाइज, मतलब वो फेस साउथ और ये नॉर्थ। ठीक है, अब सोचो एक सर्कुलर कॉइल है, ये रही, अरे यार ये रही, मैं बोल दूं इसे इधर से देखने पे मुझे करंट दिख रहा है क्लॉकवाइज, मुझे करंट कैसे दिख रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज दिख रहा है भाई साहब। मतलब ये वाली साइड जो इधर से दिख रही है मुझे, ये कहलाएगी तुम्हारी कौन सी, क्लॉकवाइज दिख रहा है, मतलब साउथ, और ये दिखेगी नॉर्थ। ध्यान रखना, ये साउथ ये नॉर्थ। अब मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है, साउथ टू नॉर्थ। तो अगर कोई अंदर मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ तो उसकी डायरेक्शन अंदर तो होगी साउथ टू नॉर्थ, बाहर की तरफ नॉर्थ टू साउथ। देखो याद रखोगे वाली पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद है सोलेनोइड। सोलेनोइड में अगर मैं बात करूं, एक सोलेनोइड बना दी, देखो मैंने, इसमें देखो एक वायर ऐसा आ रही है बाहर की तरफ, बाहर की तरफ अंदर, बाहर की तरफ अंदर, बाहर की तरफ अंदर। तो जो बाहर की तरफ वायर निकल रही है उसमें डॉट से दिखा रहा हूं, जो अंदर जा रही है उसको क्रॉस से दिखा रहा हूं, समझे। ये करंट की डायरेक्शन है, यहां करंट अंदर जा रहा है, यहां से करंट बाहर आ रहा है। तो करंट की डायरेक्शन देखो ये, क्या ये डायरेक्शन कौन सी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब ये वाला फेस मुझे साउथ दिख रहा है, ये रहा साउथ, तो उधर की तरफ नॉर्थ होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, यहां तो साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। लेकिन जब तुम बाहर बनाओगे, देखो बाहर, बाहर की डायरेक्शन में क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ। ये बात ध्यान रखना, ये बिल्कुल बार मैग्नेट जैसी दिखती है। चलो आगे आ जाओ। इसके बाद आता है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, एक कंडक्टर रखा भाई, ये रहा ए बी। ठीक है, ये कंडक्टर रखा है ए बी, किसमें मैग्नेटिक फील्ड भी और यहां करंट भी फ्लो हो रहा है इसमें। ये एक्सपेरिमेंट एक तुम्हारी बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर पाया गया कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करा दो और
उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड हो, तो उस पर एक फोर्स लगाई जाती है ना, वो फोर्स हम बता सकते हैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल से। रियलिटी में इन सभी की जरूरत नहीं होती, राइट हैंड रूल होता है, पर हमें 10th में वो नहीं पढ़ना। पढ़ सकते हैं जो बैच के अंदर हमें पढ़ा देते हैं ना, लेकिन अभी हमें इस टाइम पे एग्जाम के अंदर जो चीजें पूछी जाएंगी वही ध्यान रखना है। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स के अंदर हाथ बंद करो, अंगूठा मतलब फोर्स, ये पहली उंगली मतलब मैग्नेटिक फील्ड और ये बीच वाली उंगली मतलब क्या, करंट। तो अगर मान लो एक जगह देखो, ये दिखाई दिया मैंने तुम्हें बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारा एक डायरेक्शन में, तो इस फिंगर को फोर फिंगर, ये देखो थंब फोर्स, ये FBI से याद रख लेना, फादर मदर चाइल्ड, FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। या F फॉर फादर, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, C फॉर चाइल्ड, ऐसे याद रख लेना। ये तुम्हारा क्या, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक। इसके बाद आया ऑल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, पूछा नहीं जाता, बहुत कम पूछा जाता है, पर ऑल्टरनेटिंग करंट होता है जिसकी रिवर्स होती रहती है डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, कोई पोलैरिटी फिक्स नहीं होती। पोलैरिटी का मतलब क्या, पॉजिटिव नेगेटिव जो होता है बैटरी के अंदर, तुमने देखा था। डायरेक्ट करंट के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव फिक्स रहते हैं भाई, ठीक है। अब डोमेस्टिक सर्किट के अंदर तीन चीज होती है, जो तुम्हारा घर का सर्किट है उसमें तीन वायर होती है एक्चुअल में। एक लाइव वायर होती है जिसमें 220 वोल्ट है ना, और एक अर्थ वायर होती है जो शॉक वगैरह से तुम्हें बचाने के लिए होता है, जो तुम्हारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जैसे प्रेस, AC, इन सब को डायरेक्ट एक अर्थ वायर से जोड़ा जाता है कि मान लो कभी एक्सेसिव चार्ज इनकी ओवर सरफेस पे आ जाए, अपर सरफेस पे, तो वो अर्थ वायर के थ्रू नीचे अर्थ में चला जाता है, ठीक है। न्यूट्रल वायर 0 वोल्ट पे होती है, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 220 से 0 वोल्ट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट इस तरह से बनता है तुम्हारा, ठीक है। इनकी रेड कलर होता है, इसका ग्रीन और इसका ब्लैक कलर, ये याद रखना, ठीक है। इसके बाद ओवरलोडिंग क्या होती है, मान लो कभी एक सर्किट में बहुत सारा करंट फ्लो कर गया एकदम अचानक, तो इतना करंट वो वायर झेल नहीं पाएगी, जल जाएगी, ओवरलोडिंग हो जाती है। इसी एक शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है भाई, कभी कभी तुम्हारी न्यूट्रल और लाइव वायर आपस में मिल जाए तो बहुत सारा करंट एकदम से फ्लो हो जाता है, क्योंकि करंट हमेशा कम रेजिस्टेंस के रास्ते से फ्लो होना चाहता है, तो बहुत सारा करंट फ्लो हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट में तुम्हारे अप्लायंसेस ऑन नहीं होते क्योंकि वहां तक करंट ही नहीं पहुंचा, बट वो खराब नहीं होते, टेंशन मत लो शॉर्ट सर्किट में, लेकिन आगे की वायर जलने के चांसेस रहते हैं। एक होता है फ्यूज, तो कभी कभी मान लो बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग हो जाए, बहुत ज्यादा करंट एकदम से फ्लो कर जाए, तो फ्यूज एक होता है हमारे सर्किट में स्टार्टिंग में जहां मीटर होता है वहां लगा होता है, ठीक है। एक पतली सी वायर होती है मेटल की, ठीक है। इतना सारा करंट जब फ्लो होता है ना तो वायर पिघल जाती है, टूट जाती है, किस लिए, हमारे पूरे सर्किट को बचाने के लिए, ठीक है। ध्यान से देखो, तो ये रहा तुम्हारा, साइड में देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इस वीडियो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट में तुम्हारे लिए एक फॉर्मूला शीट। सारे के सारे फॉर्मूला जो तुम्हारे क्लास 10th के अंदर, जैसे बात करें सबसे पहले मिरर फॉर्मूला आता है तुम्हारा फोकल लेंथ निकालने के लिए, फिर मैग्निफिकेशन निकालने के लिए दो फॉर्मूले हैं तुम्हारे। उसके बाद लेंस का तुम्हारा लेंस फॉर्मूला, फिर मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला 1/f, तुम्हारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला C/V, V1/V2 sin A sin R। यहाँ पे 1 और 2 क्या, 1 मतलब पहला मीडियम जहां से लाइट आई है, 2 मतलब जहां लाइट गई है। एक फॉर्मूला N2/N1 पावर के कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, ठीक है। चार्ज का फॉर्मूला Ne, करंट का फॉर्मूला Q/T, ओम्स लॉ IR, V = W/Q, वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है। रेजिस्टेंस का तुम्हारा पैरेलल का फॉर्मूला, सीरीज का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ρL/A, जहां पर ρ इज रेजिस्टिविटी, पावर का फॉर्मूला V × I, पावर के दो फॉर्मूला I²R = V²/R, दोनों फॉर्मूले। हीट का फॉर्मूला I²RT, एनर्जी का फॉर्मूला पावर × टाइम। कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले, मैग्निफिकेशन डायरेक्ट तुम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, F/F - U। तुम्हारा TIR वाली सिचुएशन में जो क्रिटिकल एंगल वाला फॉर्मूला, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स = 1/sin C। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लेंस के लिए F/F + U। तो देखो बेटा, मैंने अपनी तरफ से चीजें बहुत सारी करी हैं, तुम्हारे लिए कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन और लेके आ रहा हूं। कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन से हर बच्चा डरा हुआ है, ठीक है। ऑल तो मैं तुम्हें पता है बहुत सारे बच्चे मुझे जानते होंगे, जो नहीं जानते भाई मेरा नाम है अक्षय त्यागी, ठीक है। और मैं ऑलरेडी वैसे 11th 12th में ही पढ़ाता हूं, लेकिन तुम लोगों के लिए अब क्योंकि भाई फाउंडेशन चैनल पर कुछ ना कुछ तो चीजें आनी चाहिए जो, सो दैट तुम्हारे एग्जाम में कुछ फायदा हो सके, ठीक है। अभी मेरा थोड़ा सा बैक पेन थोड़ा ज्यादा चल रहा है, मैं ट्राई करूंगा कि तुम्हारी कॉम्पिटेंसी वीडियो तुरंत आ जाए, ठीक है। बट थोड़ा सा आधा दिन लेट हो सकता है, कोई बात नहीं है ना, कल परसों तक पक्का आ जाएगी, ठीक है। बस यार तुम लोग मन लगा के मेहनत करो। देखो इस टाइम पे जो तुम्हारा क्रिटिकल टाइम चल रहा है ना, हर बच्चे को इस टाइम पे डर लग रहा है, आई एग्री, है ना। और हर लोग तुम्हें इस टाइम डरा ही रहे होंगे कि ये वो, रियलिटी में इतना हार्ड पेपर नहीं आने वाला, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं। देखो क्लास 10th में मैं तुम्हें इसलिए ये बात बताना चाह रहा हूं क्योंकि अब से मैंने बहुत साल पहले से पढ़ा है, आई थिंक मुझे 8-9 साल होते हुए पढ़ाते हुए, है ना। तो ये चीज हर साल होती है, बट तुम अपने डर को उस अपने कॉन्फिडेंस पर हावी नहीं होने देना इस टाइम पे ना, क्योंकि इस टाइम पे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। आधी चीजें तो कॉन्फिडेंस हो जाती है, क्योंकि मैं रियलिटी बता रहा हूं, कुछ बच्चे तुमने सुना होगा अपने कुछ सीनियर से कि सब कुछ आता था, पेपर में गड़बड़ कर दी थी, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो 70 जगह भाग रहे थे, 70 चीज उठा रहे थे, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, है पेपर पता चल जाए, ये हो जाए, बहुत सारे। अगर तुम तैयारी के साथ जाओगे ना, अच्छी तैयारी के साथ, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ना किसी चीज की। अबे तुमने सब पढ़ लिया ना, अब क्या इंपॉर्टेंट करा देगा कोई, तुमने सब पढ़ लिया है, क्या इंपॉर्टेंट। सिर्फ डरना बंद कर दो, क्योंकि तुम डर की वजह से 70 चीजें खोल लेते हो। एक दोस्त आएगा कि यार ये वाला क्वेश्चन करिए, तुम उस क्वेश्चन पे टेंशन आ जाएगा, शिट मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, चाहे वो सिलेबस का ना भी हो, तुम सोचोगे भी नहीं ये बात। मैं
मुझे पता है कि तुम लोगों ने पूरे साल मेहनत की। जो बच्चे इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं ना, आई गारंटी तुम लोगों ने पूरे साल मेहनत की है। जो बच्चे यहां तक नहीं देख रहे, ऑब्वियसली बात है वो स्टार्टिंग में भाग गए होंगे, उन्हें लगा है क्या ही करेंगे इस चीज का। ये वीडियो तुम्हारे काम आने वाली, जब एग्जाम की सुबह तुम उठने वाले हो ना, अपने माइंड को फ्रेश रखना। लगातार 8-10 घंटे पढ़ते रहोगे और सुबह सुबह उठ के भी पढ़ते रहोगे, तो भाई कैसे काम चलेगा? तुम खुद सोचो ना, दिमाग को इतना प्रेशराइज कर दोगे, इतना सेचुरेट हो जाएगा ना दिमाग। एग्जाम में लिखना भी तो है, तुम्हें बैठकर दिमाग को रिलैक्स भी करना है, ठीक है? तो रिलैक्स करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या होती है? तुम्हारे दिमाग को सेटिस्फेक्शन मिलना कि तुमने सब पढ़ लिया है। वो सब पढ़ लिया है वाली फीलिंग तुम्हें ये वीडियो देगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने सारी चीजें इंक्लूड कर दी हैं। तो अब तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट भी ना कि ये वाला टॉपिक पढ़ा नहीं पढ़ा, चेक करो, हाँ ये पढ़ लिया, बस। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है? साथ रहूंगा तुम्हारे, बस तुम लोगों को साथ देना है, खुद का, मेरा नहीं, खुद का देना है, ठीक है? और बस मन में एक ही बात सोचना, जब भी पढ़ने बैठो और तुम्हें डिमोटिवेशन होना, बस ये सोच लेना कि बस जो भी करना है ना, भी घर वालों के लिए करना है, ठीक है? किसी के लिए कुछ नहीं करना, ना खुद के लिए, ना किसी के लिए नहीं। बस जो मम्मी पापा जो उम्मीदें लगाए बैठे हैं ना, उनके लिए मेहनत करनी है। रिजल्ट देखा जाएगा, अपना बेस्ट दो, बस दैट्स इट, ठीक है? चलो बाय बाय, टाटा। और तुम्हारे एटी भैया की तरफ से तुम्हें बेस्ट ऑफ लक बच्चा, है ना? चलो बाय।